क्लास 11 केमिस्ट्री। आज से हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट ईयर की क्लास है और ये हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टैइकोमेट्री का है और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरीज हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पार्ट 1 में हम गैसेस पे बात करेंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 है तो लिक्विड्स हैं, नेक्स्ट सॉलिड्स। इस तरह 7 चैप्टर जो है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे है और इस तरह बाकी चैप्टर्स हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स और इस तरह केमिकल काइनेटिक्स अप टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जनाब आज पहले चैप्टर स्टोइकियोमेट्री से हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री ये दर हकीकत यूनानी ज़बान के 2 अल्फाज से बना है। स्टोइकियोन जिसके मानी होते हैं एलिमेंट्स के और मेट्रॉन जिसके मानी है मेजरमेंट के। तो लफ्ज़ी मतलब तो इसका हो गया एलिमेंट्स की मेजरमेंट। लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ एलिमेंट्स नहीं है बल्कि हम कंपाउंड्स, आयंस, जो कुछ भी है, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं। तो स्टोइकोमेट्री जो है तो वो दर हकीकत किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट जो बनता है तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमारे पास इतने रिएक्टेंट्स हैं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, और साथ साथ ये भी कि अगर हमें इतने ग्राम या इतने किलोग्राम, इतने मन या टन के हिसाब से ये प्रोडक्ट दरकार है तो इसके लिए कितने रिएक्टेंट्स की ज़रूरत होगी। तो अल्फाज जो इसके हैं, जो ओरिजिन है तो वो है ग्रीक वर्ड्स हैं और एक स्टोइकियोन है और दूसरा है मेट्रॉन। तो स्टोइकियोन के मानी होते हैं एलिमेंट के और दूसरा जो है तो वो है मेट्रॉन जिसका मतलब है पैमाइश यानी मेजरमेंट। तो हम इस चैप्टर में स्टोइकोमेट्री जिसका नाम है तो हम इसमें मेजरमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह होगी कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की कि जिसकी डीलिंग है with the calculations of the amount of the reactants and products according to a balanced chemical equation। एक रिएक्शन आप लिख लेते हैं तो उसको आप बैलेंस करके कैलकुलेशन करते हैं। सो हम बात कर सकते हैं कि स्टोइकोमेट्री जो है तो एक्चुअली ये एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री कि जिसमें हम क्वांटिटीज मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है ये, और इसमें क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या तो आप रिएक्टेंट्स मालूम करते हैं एंड या फिर आप प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज होती हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 केमिकल इक्वेशंस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं मीथेन। मीथेन नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं CH4 मीथेन है, गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, और अगर इसे जला दिया जाए तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है रूम टेम्परेचर पे और साथ साथ पानी भी है। जो प्रोड्यूस होगा तो वेपर स्टेट में होगा, लेकिन आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे फिर ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये एक इक्वेशन है, लेकिन चंद ऐसी कंडीशंस हैं कि जिन पे इस इक्वेशन को पूरा उतरना होगा। ये स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स है, यानी आप किन बातों का ख्याल रखेंगे वो ये है कि जब भी आप कैलकुलेशन करें तो जो पहली बात है तो इस इक्वेशन को बैलेंस्ड होना चाहिए। इट मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि एक खास एलिमेंट के जितने एटम्स हैं लेफ्ट साइड पे तो वो राइट साइड पे भी होने चाहिए। रिएक्शन को सिंपल वर्ड्स में जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जो हो रहा है
और उसको जब आप सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, हम इस केमिकल रिप्रेजेंटेशन को, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यह है कि बैलेंस्ड हो केमिकल इक्वेशन। तो ये पहली कंडीशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। आप जरा इसे देख लीजिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक एटम है कार्बन का, इधर भी 1 एटम है, हाइड्रोजन के इधर 4 एटम है और इधर 2 हैं। तो आप सबसे पहले इसको बैलेंस कर लें। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, आपके लिए आसान तरीका ये है कि जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को आप लिखते हैं तो जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें ज्यादा एटम्स हैं तो उसको पहले बैलेंस करें। लाइक ये देखिए कि ये 1 है तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, कार्बन तो 1 है, 4 हाइड्रोजन है तो मैंने इसको 2 कर दिया। अच्छा, तो अब इसके साथ जो है हाइड्रोजन तो 4 हो गए लेकिन ऑक्सीजन 2 ये और 2 ये, तो ये 4 हो गए। तो अब आप इसको 2 कर लें। तो ये हमारे पास अब बैलेंस इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है तो वो ये बता रही है कि अगर हम लेते हैं मिसाल के तौर पे ये 1 मोल है तो इसके 2 मोल दरकार होंगे। ये 1 मोल बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर के बनते हैं। सो ये इसकी जो कॉम्बिनेशन है, मोल कॉम्बिनेशन मैंने लिख दी है कि ये 1 मोल, तो इसके लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 2 मोल जो हैं ये पानी के बनते हैं। हम हमारे जो बैलेंस होते हैं लेबॉर्ट्रीज में और डेली लाइफ में तो वो मेजर करते हैं ग्राम को, किलोग्राम्स को, इस तरह मोल्स को वो मेजर नहीं करते। तो मोल्स को आप मास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके लिए जो एक सिंपल फार्मूला है, जो सेकंड लेक्चर है मोल का, तो उसमें ये फिर मौजूद है। फिलहाल मैं ये डायरेक्ट लिख लेता हूं कि आप मास को हासिल कर सकते हैं कि जब आप किसी सब्सटेंस के मोल्स जो हैं उनके साथ उस सब्सटेंस का मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका है 1 मोल, 1 मोल है और मीथेन का मोलर मास जो होता है तो वो 16 है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 तो 4 है, तो टोटल 12 + 4 16 होगा। तो अब हमारे पास ये ग्राम में हो जाता है मीथेन ये, और ऑक्सीजन जो होगा 2 मोल्स हैं और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है तो वो 32 है। तो ये भी ग्राम में हो गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है तो वो 44 AMU है। तो अगर आप 44 AMU के बजाय 44 ग्राम्स ले लेंगे तो ये 1 मोल होगा। ये इसका मोलर मास है, मास ऑफ 1 मोल। तो मैंने लिख दिया है 44, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 12 + 32 तो ये होगा 44। तो ये है मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास, ये मास होगा। अब पानी का आप जानते हैं कि 2 मोल हैं और 18 इसका मोलर मास है। तो ये हमारे पास ग्राम में आ गया। तो अगर आप इसे देखते हैं तो ये टोटल के 16 ग्राम्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये होगा 64 ग्राम्स, ये 44 ग्राम्स हैं और पानी जो है तो ये है 36 ग्राम्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। कैसे देखिएगा, अगर आप 16 ग्राम और 64 इसे ऐड कर लेंगे तो 64 और 670 80, तो इनका जो कंबाइंड मास आता है ये होगा 80 ग्राम। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो टोटल मास इनका बनता है 80 ग्राम, और अगर आप इनको कंबाइन करते हैं तो ये भी टोटल के 80 ग्राम्स हैं। तो गोया हमारे पास जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो बराबर है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब अगर आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे, तो ये सही है, ये इक्वेशन बैलेंस है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो मोलर मासेस हैं वो नोन होने चाहिए। आपने देख लिया कि अगर हमें मोलर मासेस ना मालूम ना हो तो फिर मसला हो जाएगा। तो मोलर मासेस आपको नोन होने चाहिए। तो जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मोलर मासेस मस्ट बी नोन, यानी नॉन मोलर मासेस हों। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। तीसरी एक और बड़ी अहम बात है
कि रिएक्शन जो है तो वो इरिवर्सिबल हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ऐसा रिएक्शन लिख लूँ, लाइक ये देखिएगा, हैबर प्रोसेस जो होता है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं एमोनिया गैस जो है, देखिएगा नाइट्रोजन गैस है और आप लिखते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर ये प्रोड्यूस करता है एमोनिया, ठीक है। तो ये है एमोनिया गैस पैदा हो गई। आप इसे बैलेंस भी कर लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने इसको भी कर दिया, अब ये बैलेंस है, ठीक है। टोटल जो इस एटम्स है नाइट्रोजन के वो 2 इधर हैं 2 इधर हैं, यहाँ पे 6 एटम्स है हाइड्रोजन के तो इधर भी 6 है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है और मोलर मास इसका है 28 ग्राम्स, तो ये 28 ग्राम हो गया। ये 3 मोल है, मोलर मास इसका 2 है, और ये 2 मोल है, मोलर मास एमोनिया का 17 है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसके 28 ग्राम्स हैं और ये आपके पास 6 ग्राम इसको रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट जो बनता है वो है 34 ग्राम। तो याद रखिए कि अगर आप लेबोरेटरी में ये कर लेते हैं कि आप इसकी क्वांटिटी ले ले 28 ग्राम और इसकी आप ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 6 ग्राम, तो आपके पास 34 ग्राम जो है तो ये नहीं आएगा। क्यों? कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, ये इसकी कुछ क्वांटिटी एमोनिया की वो हमेशा कन्वर्ट हो रही होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो रिएक्शन को इरिवर्सिबल हो। और अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो इस रिएक्शन को किसी तरीके के जरिए आप इरिवर्सिबल बना दें। सो नेक्स्ट जो बात है कि रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल, तो ये मैंने लिख दिया है कि इरिवर्सिबल हो, तो फिर जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो सही होंगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो। एक अहम बात और भी, 5 टोटल के रिक्वायरमेंट्स हैं। जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो। मिसाल के तौर पे अगर मुसलसल मीथेन और ऑक्सीजन आ रहे हैं दोनों, तो प्रोडक्ट बनता जाएगा, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। सो हम बात कर सकते हैं कि 1 रिएक्टेंट मस्ट बी अ लिमिटिंग रिएक्टर, मतलब एक जो रिएक्टेंट है दैट मस्ट कंज्यूम एंटायरली, कंप्लीटली अगर वो कंज्यूम हो जाए, खर्च हो जाए, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है कि 1 रिएक्टेंट, एक जो रिएक्टेंट है मस्ट बी लिमिटिंग, मस्ट बी लिमिटिंग, मतलब महदूद मिकदार में हो। जब एक रिएक्शन महदूद मिकदार में है तो वो खत्म हो जाएगा, अब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मिसाल के तौर पे इस रिएक्शन में अगर मीथेन गैस खत्म होगी तो अब अकेले ऑक्सीजन से तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तो जितनी मीथेन है उसकी बुनियाद पे आप बात कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। एक और अहम बात है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि आप इन दोनों को ले लें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाहर मिलकर एमोनिया बना रहे हैं, या चलिए इसको आप ले लेते हैं कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर कोई साइड रिएक्शन हो कि मीथेन मिसाल के तौर पे किसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर लेट से ऑक्सीडाइज हो, मेथनॉल बना दे, तो वो फिर हमारे पास एक और साइड पे चला गया, एक और रिएक्शन। तो हमारे पास साइड रिएक्शन ना हो तो फिर आप कैलकुलेशन जो करेंगे वो ठीक है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एमोनिया बनाते हैं, व्हाट इफ दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन N2H4, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ मॉलिक्यूल इसके बन जाते। तो अगर बाय प्रोडक्ट बनता है या फिर साइड रिएक्शन होता है तो फिर कैलकुलेशन में मसला हो जाता है। सो यहां पे बात होगी कि कोई साइड रिएक्शन ना हो, नो साइड रिएक्शन, और आप इसके साथ ये लिख सकते हैं कि नो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो अगर ये हो, और अहम बात याद रखिए कि हम प्योर रिएक्टेंट्स को ले रहे होते हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं प्योर रिएक्टेंट्स की, तो ये स्टोइकियोमेट्री है। नेक्स्ट लेक्चर मोल पे होगा।